जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है भाषा विकास, सामाजिकरण, व्यक्तिक मूल्य या कोई नहीं। बिल्कुल से विद्यार्थियों, यहाँ हमने क्या पूछा है, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वो क्या कहलाती है। वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाएगी, जिसमें हम मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होकर क्या करते हैं, व्यवहार करना सीखते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं और मानव कल्याण के बारे में सोचते हैं। बहुत अच्छे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, निम्न में से रचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं है। प्रयोगधर्मिता, क्षेत्र भ्रमण, कक्षा कक्ष वार्ता या पाठ्य पुस्तक अध्ययन। बताइए इनमें से कौन सा उदाहरण जो है निम्नलिखित अधिगम का नहीं है। देखिए, निम्नलिखित अधिगम जो जेरोम ब्रूनर ने दिया था, ब्रूनर ने क्या कहा था इस विचारधारा के अंदर, रचनावादी कह दो चाहे निम्नलिखितवाद कह दो, रचनावादी अधिगम हमेशा इस बात पर जोर देगा कि बालक अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है, ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। तो इनमें से किन किन के अंदर रचनावाद में बताइए, आपको रचनावाद दिखाई दे रहा है जहां बच्चा खुद जो है ज्ञान का सृजन कर रहा है, खुद से सीख रहा है। आप देखो, प्रयोग कर रहा है बच्चा, खुद से सीख रहा है, क्षेत्र भ्रमण में जा रहा है तो बच्चा अपने आप सीख रहा है, कक्षा कक्ष में वार्ता हो रही है तो बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्शन के द्वारा सीख रहा है, यानी खुद ही सीख रहा है। लेकिन पाठ्य पुस्तक अध्ययन रचनावाद को बढ़ावा नहीं देगा, ध्यान रखना। ये तो बच्चों में रटने की क्षमता को बढ़ाता है, इसमें बच्चे को कुछ नया करने का मौका थोड़ी मिल रहा है। जो किताबों में लिखा है उससे बच्चा एज इट इज क्या कर लेता है, स्टडी कर लेता है। तो रचनावाद से कौन सा नहीं जुड़ा है, पाठ्य पुस्तक अध्ययन। निम्न में से कौन सा अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है। बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रत्यक्षीकरण या अनुभव। बताइए इनमें से वो कौन सा तत्व है जो अंतर्दृष्टि को प्रभावित नहीं करता। लगभग बच्चों के आंसर में यहाँ पर सी देख रही हूँ। विद्यार्थी देखिए, अंतर्दृष्टि की बात करें तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत या जिससे हम क्या कहते हैं, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं, सूचका सिद्धांत भी कहते हैं। तो अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं होगा भाई, बुद्धि तो होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, पूर्ण का चिंतन का प्रयोग करते हैं, सूच का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर बुद्धि तो जरूरी है। दूसरा, अनुभव भी जरूरी है। और गेस्टाल्ट का अर्थ ही क्या होता है, समग्राकृति। समग्राकृति जिसमें विद्यार्थी या व्यक्ति पूर्ण का प्रत्यक्षीकरण करता है। तो प्रत्यक्षीकरण तो गेस्टाल्टवाद को प्रभावित करेगा या अंतर्दृष्टि को प्रभावित करता है, लेकिन व्यक्तित्व इसको प्रभावित नहीं करता। आप देखिए, कोहलर ने अपना प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपांजी पर। चिंपांजी को जब पिंजरे में बंद किया था, बाहर केले रखे थे, तो वहां पर चिंपांजी ने बुद्धि को काम में लिया। वहां पर उसने क्या क्या, पूर्ण का प्रत्यक्षीकरण किया। वहां पर उसने अनुभव भी काम में लिए कि एक बार हाथ नहीं पहुंचा तो दोबारा बार बार प्रयत्न नहीं करूंगा। उसने इधर उधर देखा और दोनों छड़ों को जोड़कर एक कर दिया था और उससे केले अपने पास सरका लिए थे। तो उसने अनुभव से भी सीखा, लेकिन वहां व्यक्तित्व की कोई चर्चा नहीं हुई थी। इसीलिए प्रत्यक्षीकरण अपने समग्राकृति या अंतर्दृष्टि पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक है। वुडवर्थ, पेस्टोलोजी, गाल्टन या जीन पियाजे। बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित रूप से काम किया। देखिए, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलप पर काम व्यवस्थित रूप से काम करने वाले अगर कोई मनोवैज्ञानिक थे तो वो जीन पियाजे थे। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत काम किया और ये काम करते हुए इन्होंने अपने पुत्र और पुत्रियों का अध्ययन करते हुए संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें इन्होंने ये बताया था कि विभिन्न अवस्थाओं में बच्चा किस प्रकार से सीखता है या किस प्रकार से नहीं सीखता।
तो इन्होंने ही सबसे ज्यादा व्यवस्थित रूप से काम किया था अपने पुत्र और पुत्रियों का अध्ययन करते हुए। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सामान्य संबंधवाद, क्षेत्रीय सिद्धांत या प्रबलन सिद्धांत? बताइए इनमें से कौन सा अधिगम का सिद्धांत ज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसमें तो सबकी मिलीजुली सरकार दिखाई दे रही है मेरे को। कोई बी के साथ जा रहा है, कोई डी के साथ जा रहा है, कोई ए के साथ, कोई सी के साथ में। आप देखिए, अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक अधिगम के सिद्धांत कौन से कहलाते हैं? व्यवहारवादी सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत कौन से कहलाते हैं? संज्ञानात्मक सिद्धांत। व्यवहारवादियों में सिद्धांत देने वाले कौन थे? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल और गुथरी थे। बाकी जिनके भी सिद्धांत है, कोलर का सिद्धांत, प्याजे, टॉलमैन, कुर्तलेविन का सिद्धांत, ब्रूनर, आसुबेल, इन सब के सिद्धांत किस में आते हैं? संज्ञानवाद में आते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव। सामान्य संबंधवाद की बात करें, थॉर्नडाइक। प्रबलन हल पर क्षेत्रीय सिद्धांत आता है कुर्तलेविन का। और ये क्षेत्रीय सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? आपके संज्ञानवाद के अंदर आता है। तो संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक सिद्धांत कौन सा माना जाता है? क्षेत्रीय सिद्धांत, जिसके प्रणेता किसको माना जाता है? कुर्तलेविन को माना जाता है।